जय हिंद दोस्तों। अगर आप मेरे शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए तो आपको मैं बता दूं, ये जितने भी रेड कलर के टॉपिक दिख रहे हैं ये सारे मैंने कवर कर दिए हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये मूल विधि की चल रही है। आज का जो टॉपिक है साइबर अपराध, तो साइबर अपराध के बारे में जानेंगे। अगर हम साइबर अपराध की बात करें, साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत ही आता है। लेकिन ये टॉपिक किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आजकल साइबर अपराध के जरिए बहुत से जो क्राइम हो रहे हैं, डिजिटल हरेसमेंट हो रहा है, लोग डिजिटल धोखाधड़ी कर रहे हैं, डिजिटल तरीके से लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे चुरा रहे हैं। तो ये आजकल सबसे ज़्यादा है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को अलग से कवर कर दिया जाए। क्लास हो सकती बड़ी हो तो आप पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देती रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर अपराध, साइबर अपराध है क्या? अगर हम साइबर अपराध की बात करें तो साइबर अपराध होता क्या है? अगर हम बात करें 21वीं सदी में हम जिस गति से डिजिटल दुनिया का विस्तार हो रहा है, उसने हमारे जीवन को तो ज़रूर आसान बना दिया है, परंतु इसके साथ साथ नए प्रकार को खतरों को भी जन्म दिया है। इन्हीं में से एक है साइबर अपराध। अगर बात करें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या किसी डिजिटल प्रणाली का प्रयोग करके अपराध को अंजाम दिया जाता है, जैसे व्यक्तिगत डाटा चोरी करना, बैंक खातों से पैसे निकालना, अश्लील सामग्री फैलाना या सरकारी वेबसाइट हैक कर देना। ये सारे क्या है, साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, व्यक्तिगत निजता के लिए गंभीर खतरा बन चुका है ये साइबर अपराध। अगर हम बात करें साइबर अपराध के प्रकार, तो व्यक्ति के संबंध व्यक्ति के विरुद्ध कुछ अपराध होते हैं। ये क्या है, नाम है, ये क्या है, अपराध के नाम है, और ये एक तरीके से क्या है, विषय है। तो जैसे साइबर स्टॉकिंग जो ये अपराध है, ठीक है, ये अगर हम बात करें साइबर अपराध का नाम है, ये किस श्रेणी में आता है या किस विषय को लेकर है, तो किसी व्यक्ति को बार बार ऑनलाइन मैसेज भेजना या पीछा करना जिससे वो मानसिक रूप से परेशान हो जाए, तो ये किसकी श्रेणी में आता है, साइबर स्टॉकिंग अपराध है। अगर किसी को ऑनलाइन अपमानित करना, मजाक उड़ाना या धमकाना, विशेषकर बच्चों या किशोरों को, तो ये जो आता है साइबर बुलिंग अपराध है। ठीक है, ये साइबर बुलिंग अपराध की श्रेणी में आता है। अच्छा, डॉक्सिंग अपराध क्या होता है, तो किसी व्यक्ति के निजी जानकारी जैसे पता, फ़ोन नंबर, तस्वीर ऑनलाइन साझा करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो किस अपराध की श्रेणी में आते हैं, डॉक्सिंग अपराध। तो याद रखना, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हो सकता है ये टॉपिक दे दे, आपके विषय दे दे, और आपको बताना है कि बताइए इसमें से किस अपराध की श्रेणी में ये आता है। अच्छा, फिशिंग क्या होता है, तो अगर फिशिंग की बात करें तो नकली ईमेल, वेबसाइट के जरिए लोगों की बैंक जानकारी चुराना। अगर आप नकली वेबसाइट बनाकर लोगों की बैंक की अगर जानकारी चुरा रहे हैं तो आप किसकी श्रेणी में आएंगे, किस अपराध की श्रेणी में आएंगे, फिशिंग की श्रेणी में आएंगे। अगर हम बात करें ऑनलाइन यौन शोषण की बात करें, तो इंटरनेट पर अश्लील मैसेज, फोटो भेजकर डराना या धमकाना ऑनलाइन यौन शोषण में आता है, ऑनलाइन सेक्सुअल हेरेसमेंट। अगर बात करें फर्जी सोशल प्रोफाइल बनाना, तो ये किस किस विषय को लेकर बताती है, तो किसी और की पहचान का प्रयोग करना। अगर कोई व्यक्ति किसी की पहचान का दुरुपयोग कर रहा है तो फर्जी सोशल प्रोफाइल बनाना फेक प्रोफाइल करेक्शन की श्रेणी में आ जाता है। अगर बात करें हम संपत्ति के विरुद्ध अपराध, कुछ क्राइम होते हैं जो अगेंस्ट होते हैं प्रॉपर्टी में। जैसे हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रणाली में अधिकृत प्रवेश करना। अगर किसी भी कंप्यूटर में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो उस अपराध को क्या नाम दिया जाएगा, तो उस अपराध को नाम दिया जाता है हैकिंग। अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति का कंप्यूटर का लॉक कर देना, डाटा लौटाने के बदले फिरौती मांगना, तो वो किस अपराध का नाम है या किस अपराध की श्रेणी में आता है, तो रैनसमवेयर। अगर बात करें क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ये अपराध है, तो ये अपराध किससे जुड़ा हुआ है, नकली वेबसाइट या फ़ोन कॉल द्वारा कार्ड की जानकारी चुराना। अगर कोई व्यक्ति नकली वेबसाइट या फ़ोन कॉल द्वारा कार्ड की जानकारी चुराता है तो वो किस अपराध की श्रेणी में आएगा, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी। अगर हम बात करें साइबर वेंडलिज्म, तो वेबसाइट या डाटा को नष्ट करना
या बिगाड़ना इस अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर सॉफ्टवेयर पायरिस की बात करें, इस अपराध में क्या आता है? बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर का उपयोग या वितरण। अगर कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है या उसका वितरण करता है यानी दूसरे को भेजता है, तो उसके ऊपर किस अपराध की श्रेणी में आएगा? ये उस अपराध का नाम क्या होगा? सॉफ्टवेयर पाइरेसी। अब बात करते हैं भारत में साइबर अपराध की सुरक्षा के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। आजकल साइबर अपराध बहुत तेजी से फैल रहा है, तो सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछ लेता है, बताइए ये जो कानून बना है कब बना था, ये कानून किस चीज़ के बारे में है या किसकी निगरानी करता है या किसको सुरक्षा देता है, वगैरह वगैरह। तो बात करते हैं आईटी अधिनियम 2002। मैंने पहले बता दिया था, ये जो साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है, ये आईटी अधिनियम 2000 एक साइबर क्राइम का ही, साइबर अपराध का ही पार्ट है। अगर हम बात करें ये क्या करता है, आईटी एक्ट 2000 साइबर अपराधों को परिभाषित करने वाला पहला कानून है और 2008 में इसमें संशोधन किया गया। अगर हम बात करें CERT, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, तो बात करें ये क्या करती है एजेंसी? साइबर खतरों की निगरानी और जवाब देने के लिए मुख्य एजेंसी है। साइबर खतरों की निगरानी करती है और जवाब देने के लिए मुख्य एजेंसी है कौन? CERT, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अच्छा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का क्या काम होता है? सुरक्षित साइबर वातावरण बनाने के दिशा निर्देश। अगर बात करें, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सुरक्षित साइबर वातावरण बनाने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए किस एजेंसी का यह गठन किया गया? तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। अगर हम बात करें साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तो ये जो एजेंसी है या हम कह सकते हैं ये जो कैसे काम करती है, जैसे कोई ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए प्लेटफॉर्म, यानी इसका काम क्या होता है? कोई ऑनलाइन अगर शिकायत दर्ज करना चाहता है तो किस पर जाएगा? साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। बुद्धि पोर्टल क्या होता है? वायरस हटाने और साइबर सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास। अगर वायरस हटाने और साइबर सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास की बात करें तो किसके अंतर्गत आता है? बुद्धि पोर्टल के। अगर हम बात करें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये 14C, ये होता क्या है? ये गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित एक केंद्रीय साइबर अपराध निवारण केंद्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको 2020 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था। अब चलिए हम कुछ PYQ करते हैं। क्या कहता है? हाल ही में वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो हम बात कर रहे हैं, ये जो प्रश्न पूछा गया था वो 2018 में पूछा गया था। तो उस टाइम में हाल में ही वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो हम आपको बता दें, कैम्ब्रिज एनालिटिका। और ये जो एक तरीके से जो कंपनी है, इस पर किस लिए आरोप लगा था? क्योंकि 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान मतदाताओं को डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में प्रभावित करने के लिए फेसबुक के 5 करोड़ उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग किया गया था। इसलिए ये जो कंपनी है उस टाइम बहुत ज़्यादा हाईलाइट में रही थी, इसलिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो आप करंट अफेयर से जुड़िए और देखिए वर्तमान समय में कौन सी कंपनी किस चीज़ में ज़्यादा एक्टिव रही है धोखाधड़ी में, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 66F के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के कृत्यों के अपराध के लिए दंड क्या है? दंड की बात कर रहा है, तो इसमें दंड जो होता है, इसमें दंड जो है उम्र कैद का दंड इसमें होता है। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपभोक्ता नाम, पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो क्या होता है
इस नाम क्या है, किस में आता है, फिशिंग। हमने बता दिया है कि ऐसे ही तुमको मिलेंगे अपराध के नाम, और इन्हीं अपराधों को तुमको पहचानना है कि अपराध किस विषय से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिपादित करने के लिए करते हैं। तो किसका इस्तेमाल करते हैं, बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट डिनायल सर्विस अटैक, ऑप्शन नंबर ए। वितरित इनकार ऑफ सर्विस अटैक, इसको एक तरीके से और भी कहा जा सकता है वितरित इनकार। तो याद रखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा। एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। तो हम बात करते हैं ये किसकी श्रेणी में आता है, तो आता है डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। याद रखना इसका नाम आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। अगर हम बात करें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना की बात करें भाई दोस्त मित्र, स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना अक्टूबर में होती है। कब होती है, अक्टूबर में। और वर्ष 2018 में ये अनुमोदित की गई थी। यह योजना क्या होती है, यह व्यापक और समन्वित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए स्थापित की गई है। यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह किसके तहत दंडनीय हो सकता है, तो भारत में साइबर कानून, विदेशी नागरिक का साइबर कानून, ए बी दोनों, ना ही ए और ना ही बी। तो क्या होगा, भारत में साइबर कानून। तो भारत में साइबर कानून के तहत उसे दंड दिया जाएगा। किसी समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है, किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है, तो समिति बहुत मायने रखती है, बी एन श्री कृष्ण समिति, बी एन श्री कृष्ण समिति, ऑप्शन नंबर डी क्या है। ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति थे, बी एन श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली ये समिति थी जिसका काम क्या था, डाटा संरक्षण ढांचे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। और इसी रिपोर्ट पर इन्होंने बहुत जोर दिया कि नागरिकों के हितों और राज्य की जिम्मेदारियों की रक्षा की जानी चाहिए जिससे भारत के लोग सुरक्षित महसूस कर सके और सुरक्षित रहें। और समिति द्वारा व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक को मसौदा भी प्रस्तावित किया गया था। इसी समिति के जरिए एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक जनसंख्या में उपयोगकर्ताओं को आवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। तो बात करते हैं अंधाधुंध भेजे जाते हैं, तो हम बात करते हैं अब सदेशन, स्पैमिंग, स्पैमिंग ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या जाएगा, डी, ठीक है। सलामी धोखाधड़ी, सलामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सत्य है, तो यह एक साइबर अपराध नहीं है, आसानी से पता लगाने योग्य होता है। यह एक हानिकारक वायरस है, एक ही लेन देन में नगण्य और अलिखित है। तो एक ही लेन देन में नगण्य और अलिखित है, ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या होगा, डी। ये क्या काम करता है, जैसे कोई भी हमलावर ग्राहकों की जानकारी जैसे बैंक डेबिट कार्ड के डिजिटल्स का इस्तेमाल करके बहुत छोटी मात्रा में पैसे की कटौती करते हैं, ठीक है, एक ही लेन देन में नगण्य और अलिखित प्रतीत होते हैं। एक गैर कानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपभोगकर्ता के सामने संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो है जालसाजी।
किस नाम से जानते हैं? जालसाजी फिशिंग। किस नाम से जानते हैं? जालसाजी। याद रखना, जाल साजी। इंटरनेट पे साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से वंचित संरक्षण प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? संयोजकता, आईपी एड्रेस, एंटीवायरस या एनोनिमेटिक। ठीक है, या हम कह सकते हैं अनामिकता। ठीक है, तो अनामिकता, अनामिकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? इसका राइट होगा। साइबर अश्लीलता यानी पोर्नोग्राफी का कारण बनाने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति क्या होगी? उसकी प्रकृति क्या होगी? तो जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कामुक है, उत्तेजनाजनक है, सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है, समग्राही के प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के बिगड़ने और भ्रष्ट होने की काम संभावना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा, और ए भी क्या होगा? राइट होगा, लेकिन सी क्या होगा? गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ए बी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अब बात करते हैं साइबर अपराध में क्या शामिल है। अगर हम साइबर अपराध की बात करें तो साइबर अपराध में क्या शामिल है? तो कंप्यूटर के माध्यम से अगर छल होता है, ये भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अपराध होता है, ये भी आता है। इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना, ये भी आता है। हम कह सकते हैं ये सारे क्या होते हैं? अपराध की श्रेणी में आते हैं। किसके? साइबर अपराध। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया जाता है? तो किस विधि के अंतर्गत दिया जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो किसके जरिए दिया जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, क्योंकि मैंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत ही आपका साइबर अपराध आता है। एक प्रकार का सामाजिक अभियांत्रिक आक्रमण है जहां पर यह दावा किया जा सकता है कि अभियुक्त ने किसी बैनर या लिंक का कुछ मूल्य चुराया है। तो एक प्रकार का सामाजिक अभियंत्रण आक्रमण है। कैसा है उसको हमको बताना है। हमारा जो ऑप्शन होगा क्या होगा? बेटिंग होगा, फिशिंग होगा, मॉलवेयर होगा, प्रीडिक्टिंग होगा। तो क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? प्रीडिक्टिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट होगा। जहां पर यह दावा किया जा सकता है कि अभियुक्ति ने किसी बैनर या लिंक का कुछ मूल्य चुराया है। अच्छा, यहाँ पर बात करें मॉलवेयर क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसकी मदद से सिस्टम और नेटवर्क को संक्रमित किया जा सकता है। कभी कभी पूछेगा किस अपराध या कौन सा अपराध इसकी श्रेणी में आता है? इसकी मदद से सिस्टम या नेटवर्क को संक्रमित किया जाता है, तो मॉलवेयर। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। उस हैकर के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है जो नुकसान पहुंचाने अथवा सूचना चुराने का इरादा रखता है। तो कौन सा शब्द अगर कोई हैकर है वो नुकसान पहुंचाता है और सूचना चुराने का इरादा रखता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कौन यूज करते हैं? ब्लैक हैट। ब्लैक हैट एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे क्या कहा जाएगा? तो वाइट हैट। क्या कहा जाएगा? वाइट हैट। वाइट हैट। इस वजह से दोनों टॉपिक क्या हो जाते हैं? अपने को इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्या मोबाइल फोन का साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है कि नहीं? तो हाँ, परिभाषित किया गया है। मतलब हाँ, परिभाषित किया गया है। ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगाया जाता है? तो हम बात करें नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा किया गया आईपी एड्रेस के द्वारा पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज़ से की जाती है? तो सीसीटीवी से की जाती है। किससे की जाती है? सीसीटीवी से की जाती है। याद रखना, इसको अगर लिख सकते हैं तो कोल्ड सर्किट टीवी। इसको ये भी नाम याद रखना कि हो सकता है ये भी नाम दे दे आपके पेपर में
और आप सोचते रहो अरे ये क्या दे दिया, अरे ये क्या दे दिया। ठीक है, तो याद रखना हमारे जो नाम होते ये भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा पर्यायवाची मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।